आइए आज हम लोग आगे स्टडी करेंगे जंतु जगत। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनिमैलिया किंगडम। तो इसके अंतर्गत देखते हैं जंतु जगत, जैसा उसका नाम है एनिमैलिया मतलब एनिमल, एनिमल मतलब जानवर। तो पौधों के अलावा जितने भी हैं उन सब जीवित हैं उनको जानवर कहेंगे या एनिमैलिया के अंतर्गत उनको रखेंगे। तो इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। इसको ध्यान दीजिए। देखिए हमने बताया था कि यूकैरियोट किसको बोलते हैं। यूकैरियोट जिसमें कोशिका के भीतर न्यूक्लियस पाया जाता है उनको यूकैरियोट के अंतर्गत रखते हैं। विषमभोजी मतलब हेटेरोट्रॉफिक, बहुत सारी चीज़ों से अपना जीवन खाना पीना ले सकते हैं, लेकर के जीवन चला सकते हैं। जो बहुकोशिकी, एक से ज़्यादा कोशिका है और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो सबसे मेन चीज़ इनमें यह है कि सेल वाल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं होती, यूकैरियोटिक होंगे और विषमपोषी होंगे। इसको ध्यान देना है। तो विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक हैं, यूकैरियोटिक हैं और सेल वाल नहीं प्रेजेंट होती है। हमने बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति, और एनिमल में नहीं पाई जाती है। अब आगे देखते हैं। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग, परोक्ष का मतलब सीधा, जैसे हम लोग बकरी है, बकरी घास खाती है, वो जीव जंतु को नहीं खाती, तो ये परोक्ष है। और अपरोक्ष का मतलब जैसे शेर है, शेर घास तो नहीं खाता है लेकिन बकरी को खाता है, बकरी घास को खाती है, तो अंततः निर्भर तो पौधों पर ही है। तो इसलिए कह रहा है कि ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि अंदर एक गुहा होती है जिसको हम लोग इंटेस्टाइन या आंत कहते हैं। बड़े जीवों में, छोटे में और कुछ भी हो सकता है। तो आंतरिक गुहिका होती है जिसमें ये भोजन को पचाते हैं यानी डाइजेस्ट करते हैं और उसको ग्लाइकोजन तथा फैट के रूप में संग्रह करते हैं। वसा मतलब फैट, तो फैट के रूप में इसको संग्रह करते हैं। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। दियर फूड इज एन इंटरनल कैविटी। आंतरिक गुहा मतलब इंटरनल कैविटी, बड़े जीवों में इसी को आंत कहते हैं। तो उसमें पचाते हैं और ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संग्रह करते हैं। इनमें प्राणी संभोजन अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। ये प्राणी संभोजन होता है इनमें। इंग्लिश में देख लेते हैं। प्राणी संभोजन को पीछे भी आ चुका है, होलोजोइक बोलते हैं। बाय इंजेक्शन ऑफ फूड मतलब खाना को शरीर के अंदर ले जाते हैं। इंजेक्शन मतलब खाना को अंदर ले जाना और इग्जेशन मतलब बाहर निकालना। इनमें वृद्धि एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है। उनमें वृद्धि एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं। मतलब इनमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। निर्दिष्ट पैटर्न को इंग्लिश में देख लेते हैं। डिफिनिट ग्रोथ मतलब एक नियमित ग्रोथ होती है, नियमित ग्रोथ होती है, जिसको हिंदी में निर्दिष्ट पैटर्न मतलब डिफिनिट ग्रोथ होती है इनमें, और वो एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। तो जो उच्च कोटि के हाई लेवल पर, जैसे हम लोगों में ब्रेन पाया जाता है और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जो जैसे पैर को टच करते हैं तो हमें कोई टच कर लेता है तो पता चल जाता है कि हमारे पैर को कोई टच किया। ये सिस्टम तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है।
इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। अधिकांश जो है चल फिर सकते हैं, यानी लोकोमोशन कर सकते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। तो इसको ध्यान दीजिए कि जो लैंगिक जनन होता है ये नर और मादा के द्वारा होता है और बाद में भ्रूण यानी जाइगोट बन जाता है। तो लैंगिक जनन नर एवं मादा द्वारा होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत अध्ययन अध्याय 4 में किया गया है। अब आगे जो है हम इसका विस्तार अध्याय 4 में पढ़ेंगे। आगे देखिए आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे है विषाणु, इसको अंग्रेजी में वायरस बोलेंगे। वायरॉयड, प्रोसंक जिसको प्रियन इंग्लिश में बोलेंगे, तथा लाइकेन। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व कोशिकीय जीवों जैसे वायरस, वायरॉयड तथा प्रोसंक यानी प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसको ध्यान दीजिए कि विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था उसमें ये चीज़ों का उल्लेख उसने नहीं किया है। तो इसको अलग कलर से कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम अलग कलर से भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो लाइकेन द्वारा सुझाए गए, विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 किंगडम सिस्टम में लाइकेन व अकोशिकीय जीव, एसेल्यूलर जिनको बोलेंगे, जैसे वायरॉयड, वायरस, वायरॉयड तथा प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। अब संक्षिप्त रूप में इनको नीचे दिया जा रहा है। हम सभी कभी न कभी जुकाम तथा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि तो वायरस का जो नाम है उसको वर्गीकरण में नहीं दिया गया है, क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। मतलब वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है और वास्तविक जीव इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि अगर इसको हम बाहर रख दें तो जैसे डिब्बे में अरहर दाल, मक्का की दाल सब रख देते हैं तो ऐसे पड़ी रहती है मिट्टी के ढेले की तरह, तो वैसे ये भी पड़े रहते हैं एकदम निर्जीव की तरह। जैसे ही हम अरहर को समूची दाल नहीं, जो अरहर का बीज होता है उसको अगर खेत में डाल दें तो उग जाता है, तो समझ में आता है कि ये जीव है। तो इसी प्रकार वायरस को भी जब कोई जीवित कोशिका मिल जाती है तो उसके अंदर जा करके वो जीवित की तरह व्यवहार करता है। तो वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। और चूंकि इसलिए कह रहा है कि इनको नहीं अभी बता रहा है क्योंकि वास्तविक जीवन इनमें नहीं होता है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। इसको ध्यान दीजिए, वायरस अकोशिकीय जीव है, एसेल्यूलर है, सेल्यूलर नहीं है, मतलब कोशिका नहीं है, अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। जैसे रवा होता है गोल छोटा सा टुकड़ा, वैसे रवेदार रूप में बाहर पाया जाता है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं यानी इन्फेक्टेड कर देते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये एक बार जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसके अंदर जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस में, केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है, वो जो कोशिका को नियंत्रण करता है, तो ये अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और अपनी बहुत सारी संख्या बढ़ा करके उस कोशिका को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? इसको आगे समझना है। तो वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। तो वायरस का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है विष या विषैला तरल पदार्थ, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है जैसे पानी। डिमित्री इवानोविस्की ने तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लेगा
कि तंबाकू में मोज़ेक रोग को किसने पहचाना था, तो इवानोविस्की ने। सन नहीं याद करना है। जिन्हें वायरस नाम दिया गया, जिनको बाद में वायरस कहा गया, इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। क्योंकि कैसे पता चला कि बैक्टीरिया से छोटे हैं? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मतलब जो कागज होता है फिल्टर पेपर इस तरह समझिए जैसे हम लोग बफर सिस्टम रहता है, बारात में खाना खाने जाते हैं तो थाली के साथ में एक कागज मिलता है जिससे हाथ पोंछते हैं, तो वो एक तरह से फिल्टर पेपर है, उस छानने वाला पेपर। तो जब उससे हम बैक्टीरिया को छानते हैं तो बैक्टीरिया उनके छोटे छेदों को पार करके नहीं जा पाता, लेकिन वायरस चला जाता है। इससे पता चलता है कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। M.W. बेजेरिनेक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे में भी संक्रमित करने में सक्षम है। तो बेजेरिनेक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो तंबाकू में मोज़ेक वायरस पाया जाता था, जिसको इवानोविस्की ने रोग के रूप में पहचाना, तो उस वायरस को दूसरे बिना संक्रमित मतलब स्वस्थ पौधों में डाला तो उनमें भी रोग उत्पन्न हो गया। उन्होंने इस रस तरल को कंजेटिवम वाइवम फ्लूडियम यानी संक्रामक जीवित तरल कहा। तो बेजेनेरिक वैज्ञानिक ने इस जो ये तरल था जिसके कारण स्वस्थ पौधे में भी ये बीमारी हो गई मोज़ेक वाली, तो उसको तरल पदार्थ को कंटेजियम वाइनम फ्लूडियम बोला, यानी हिंदी में संक्रामक जीवित तरल पदार्थ बोला। W.M. स्टैनले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। तो W.M. स्टैनले ने जो है ये बताया कि जो वायरस है उसको रवेदार रूप में बनाया जा सकता है और जो वायरस के रवे हैं ये प्रोटीन होते हैं। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं। और ये भी बताया कि जो मेजबान कोशिका है जिसमें संक्रमण करते हैं, अगर उसके बाहर निकाल लिया जाए तो ये रवे के रूप में निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई क्रिया नहीं करते। वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, कोई विकल्प नहीं है जीवित कोशिका के अलावा, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। तो इसको ध्यान देना है। आगे देखते हैं, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। तो वायरस का जो खोल होता है वो प्रोटीन होता है और इसके अंदर जो है आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ में क्या हो सकता है? या तो RNA होता है अथवा DNA हो सकता है। वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो RNA हो सकता है अथवा DNA हो सकता है। DNA RNA में कुछ भी हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते हैं, इसको ध्यान देना है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि DNA और RNA दोनों हो जाएं। वायरस केंद्रक प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। तो वायरस का केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। मतलब कहने का मतलब कि इसमें जो DNA RNA है ये और जो आनुवांशिक पदार्थ है DNA RNA और न्यूक्लियो प्रोटीन जो होती है केंद्रक में, इसको ध्यान दीजिए, केंद्रक में वो संक्रामक होता है यानी इन्फेक्टिव होता है, दूसरे जीवों में रोग उत्पन्न कर सकता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है। ध्यान दीजिए, प्रायः जितने भी हमारे पास पादप हैं यानी पौधे हैं उनमें एक लड़ी वाला RNA होता है। ध्यान दीजिए, प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। तो DNA RNA होता है किसमें? जंतुओं में, और पौधों में केवल एक लड़ी वाला RNA होता है यानी सिंगल स्ट्रैंड होता है। जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया और ये हमारा दोहरा स्ट्रैंड हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया।
तो दोहरा स्टैंड और डीएनए का होता है और एक स्टैंड हमारा आरएनए का होता है। तो या तो सिंगल स्टैंड वाले आरएनए पाए जाएंगे जंतुओं में या 2 स्टैंड वाले डीएनए। ये जंतुओं में 2 में कोई हो सकता है, लेकिन पौधों में केवल एक लड़ी यानी सिंगल स्टैंड वाला आरएनए ही होता है। इसको ध्यान देना है। आगे देखते हैं, बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। ध्यान दीजिए, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, इसको कभी बैक्टीरिया ना समझिएगा नाम की वजह से। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी का मतलब जीवाणु का भोजन कर लेता है, जीवाणु को खा जाता है। अब इसका नाम बैक्टीरियोफेज है तो लोग समझते हैं बैक्टीरिया है, जबकि ये वायरस है। तो आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसमें प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि इसमें प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिसे पेटिकोसस कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। तो इसका जो आवरण होता है प्रोटीन से बना होता है वायरस का, तो उसको कैप्सिड कहते हैं और कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसको पेटिकोसस या अंग्रेजी में कैप्सोमियर बोलते हैं। जैसे घर हमारा छोटी छोटी ईंटों का बना होता है तो पूरे को घर कहते हैं और एक को ले लिया जाए तो ईंट कहते हैं। तो जो खोल बना होता है उसको कैप्सिड कहते हैं और खोल जिन टुकड़ों से मिलकर बना होता है उसको कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक यानी कैप्सोमियर कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। तो इसको ध्यान देना है। वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं इनको भी याद रखना। मम्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। मनुष्य में जो एड्स होता है यह भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजैक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन यानी सिकुड़ जाना, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है पौधों में तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है, बौने हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है, सिरा स्पष्टता मतलब जो उसमें सिराएं पाई जाती हैं वो स्पष्ट नहीं हो दिखाई देती, पत्तियां मुड़ जाती हैं, कुंचन सिकुड़ जाती हैं और मोजैक बनना मतलब धब्बे बन जाते हैं। तो ये सब वायरस के कारण होता है। अब पीछे देख लेते हैं थोड़ा फिगर। अब यहाँ पर ये देखिए टोबैको मोजैक वायरस जिसको शार्ट में टीएमबी कह रहा है उसका चित्र बना है। देखिए खोल जो कैप्सिड है खोल और ये आरएनए पाया जा रहा है, आरएनए की कुंडली के रूप में आरएनए पाया जाता है और इसमें छोटे छोटे जो माला जैसे गुए इनको जीन्स होंगे। और जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज देखिए वायरस है बैक्टीरियोफेज। इसमें ये तंतुपुच्छ होता है, ये आच्छाद होता है, ये कॉलर होती है जैसे हमारे शर्ट में कॉलर होती है, शीर्ष यानी हेड होता है। तो हेड, कॉलर और ये आच्छाद और तंतुपुच्छ। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश में ये हेड है मतलब सिर है और ये कॉलर है और ये शीथ है और ये टेल फाइबर है यानी पुच्छ तंतु है। तो ये सीधे बस फिगर याद करना है, जो जो दिया है ये याद कर लीजिए। बैक्टीरियोफेज वायरस है और टोबैको मोजैक वायरस है। इनके चित्र ही आपसे सीधा पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं वायरॉइड के बारे में पढ़ें। वायरॉइड के बारे में क्या लिखा है? सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडिल ट्यूबर नामक रोग होता था।
तो ध्यान दीजिए, इसको खोजा किसने था? खोजा था डायनर नामक, टीओ डायनर नामक साइंटिस्ट ने। वायरस से भी छोटा है तथा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। वायरॉइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। तो ध्यान दीजिए, वायरॉइड में आरएनए तथा प्रोटीन खोल जो होता है इनका अभाव होता है, इसलिए यह वायरॉइड के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इसको वायरॉइड कहा जाता है, वायरस नहीं कहा जाता। वायरॉइड मतलब एवॉइड, एवॉइड मतलब हटा देना, तो इसमें आरएनए और प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको वायरॉइड बोलते हैं। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। जो वायरॉइड का आरएनए है इसका आणविक भार जो है वायरस वाले से कम होता है। आगे देखते हैं प्रोसंक यानी प्रियॉन। तो प्रियॉन के बारे में स्टडी करते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन आप देखिए न्यूरोलॉजिकल बीमारियां का मतलब नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से संबंधित, जैसे कोई किसी में पागलपन है, कोई सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, कुछ बताओ कुछ दूसरा समझ पा रहा है, तो ये सब न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं। तो वही कह रहा है कि आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित होती हैं। फोल्ड प्रोटीन जो मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। तो ये जो कारक थे यानी फैक्टर थे, इनका आकार देखा गया तो वायरस के आकार के थे। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया यानी प्रियॉन कहा गया, तो इसको ध्यान देना है। प्रोसंग यानी प्रियॉन द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां वोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिसे आमतौर पर मवेशियों में मैड काउ रोग कहा जाता है और मनुष्य में इनका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोग, ये जो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियॉन से जो रोग हो रहा है पशुओं में यानी मवेशी माने पशुओं में मैड काउ रोग, और मनुष्य में इसी प्रकार के समान है CR जैकब डिजीज। इसका फुल फॉर्म है क्रूड जेल्ड जैकब डिजीज, क्रूड जेल्ड जैकब डिजीज, इसका फुल फॉर्म है CR जैकब रोग का। और इसमें जो उल्लेखनीय बीमारियां हैं उनमें वोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी ये बीमारी हो जाती है, इसको ध्यान देना है प्रियॉन के द्वारा। अब देखिए आ गया लाइकेन। तो लाइकेन को देख लेते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। तो इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइकेन होता है हमारा, ये लाइकेन शैवाल और कवक का मित्रता का एक संबंध है। सहजीवन मतलब साथ साथ रहते हैं। तो जब कवक यानी फंगस और शैवाल मतलब एल्गी साथ साथ रहते हैं तो उसी को लाइकेन कहा जाता है, सहजीवी सहवास होता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये देखें, लाइकेन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सहजीवी मतलब सहवास मतलब साथ में वास करते हैं, तो सिम्बियोटिक इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। म्यूचुअली यूज्ड एसोसिएशन, म्यूचुअली देखिए पैरासाइट हमने बताया था परजीवी, परजीवी का मतलब पराये पर जीवन अपना निर्भर करे। जैसे जूं चीलर हमने बताया था, तो उसमें जैसे हमारे सर पे पाए जाते हैं तो हमको कोई फायदा नहीं है, जूं चीलर को फायदा है क्योंकि वो हमारा खून चूस रहा है। लेकिन म्यूचुअली जब होता है, सहजीवी के रूप में रहते हैं, तो दोनों का फायदा होता है। तो लाइकेन में एल्गी मतलब एल्गी और फंजाई, कवक और शैवाल, एल्गी मीन्स शैवाल, फंजाई मीन्स कवक,
ये साथ साथ रहते हैं और दोनों का फायदा होता है, इसलिए म्यूचुअली वर्ड यूज किया जा रहा है, तो इसको ध्यान देना है। तो सहवास यानी सहजीवी होते हैं, म्यूचुअली का मतलब जिसमें दोनों का फायदा। शैवाल घटक को शैवलांश तथा कवक के घटक को माइकोबायोन्ट या कवकांश कहते हैं, इसको ध्यान देना है। और इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, जो एल्गल है मतलब शैवाल वाला भाग है उसको फाइकोबायोन्ट, और जो फंगस यानी कवक वाला भाग है उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में शैवलांश और माइकोबायोन्ट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषित तथा परपोषित होते हैं। ये क्रमशः सपोषित तथा परपोषित होते हैं। अब देखिए, शैवाल है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, तो भोजन ये स्वयं बना लेता है। इसका मतलब जो शैवलांश है, शैवाल वाला भाग, वो स्वपोषी होता है। लेकिन माइकोबायोन्ट यानी कवक वाला जो अंश है, कवकांश यानी कवक वाला अंश, वो फंगस है, वो तो सड़ी गली पदार्थों से अपना भोजन लेता है, तो वो अपना भोजन बना नहीं पाता है। तो शैवाल इसको खाना बना के देता है कवक को, और कवक क्या करता है जमीन से जो खनिज पदार्थ है, लवण है, पानी है, वो सोख करके इस शैवाल को देता है खाना बनाने के लिए। तो शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है, इसको ध्यान दीजिए। जो शैवाल होता है वो कवक के लिए भोजन बना के देता है, और शैवाल उसको अपने, कवक उसको अपने शरीर पे आश्रय देता है, तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है, और नीचे जमीन से खनिज पदार्थ, जल, सबका अवशोषण करके देता है शैवाल को। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना संभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। इतना मतलब घनिष्ठ प्रेम है कि अगर इनको देखा जाए तो आपको लगेगा कि शैवाल और कवक दो नहीं है, बल्कि लाइकेन कोई अलग ही पौधा है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। तो लाइकेन जो है हमारा, ये प्रदूषण के संकेतक हैं। जहां पर प्रदूषित चीज पाई जाएगी वहां पर ये लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। अब देखिए सारांश आ जाता है, तो सारांश पढ़ लेते हैं। सरल आकारिकी लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। व्हिटेकर ने इसके बाद एक बृहद 5 जगत वर्गीकरण की प्रस्तावना प्रस्तुत की। तो इसको ध्यान देना है, मेन चीजों को वो करिए, सबको नहीं। जैसे अरस्तु का नाम आ गया, इनको समझिए। लिनियस का नाम आ गया, प्लांटी एनिमेलिया आ गया, इसके बाद व्हिटेकर आ गया, 5 जगत वर्गीकरण आ गया। ये 5 जगत मोनेरा, 5 जगत जो कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, भोजन तथा प्रजनन की विधि तथा जातिवृत्तीय संबंध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पर 5 जगत को वर्गीकृत किया गया। तो कोशिका की संरचना, इनका दैहिक संगठन मतलब कैसा शरीर बना है, पोषण यानी न्यूट्रिशन, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, एवं जातिवृत्तीय मतलब फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। तो 5 जगत वर्गीकरण के हिसाब से बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया, जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचयी संबंधी विविधता अत्यंत बृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी तथा परपोषी होती है। बैक्टीरिया जो है या तो स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। आगे देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजुआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। तो जितने यूकैरियोटिक हैं उनको यहाँ पर रखा गया है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। हमने बताया कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें केंद्रक पाया जाता है
और केंद्रक बाहरी झिल्ली से घिरा रहता है, तो अन्य भी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे हमारा माइटोकांड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। ये सेक्सुअल एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो सकता है। फंजाई कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत भिन्नता होती है। जो फंजाई है, जिसको हिंदी में कवक कहते हैं, इसके आवास में बहुत भिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है, यानी सैप्रोफाइटिक, मरे जीवों में से अपना जीवन चलाते हैं। इनमें लैंगिक तथा लैंगिक दोनों जनन होता है। तो कवक फंजाई मृतजीवी होते हैं, लैंगिक तथा लैंगिक दोनों जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत चार वर्ग में इनको बांटा गया, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज और डिटरोमाइस्टीज। अब आ जाता है प्लांटी यानी पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव हैं। तो प्लांटी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। तो प्लांटी के अंतर्गत हमारे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और जीवाणु उद्भिद, मतलब गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में एकांतरण होता है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। पीछे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मतलब यन और 2n अवस्था द्विगुणित क्रोमोसोम और अगुणित क्रोमोसोम का चक्र क्रम से चलता रहता है। इसीलिए उसके जीवन में दो अवस्थाएं हैं, एक युग्मकोद्भिद यानी गैमिटोफाइट जिसमें n क्रोमोसोम रहेंगे, और बीजाणुद्भिद यानी जिसमें 2n क्रोमोसोम रहेंगे। बीजाणुद्भिद को अंग्रेजी में स्पोरोफाइट बोलेंगे। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उन्हें एनिमैलिया किंगडम में शामिल किया गया है। तो परपोषित यूकैरियोटिक, जिनमें हमने बताया था कि जिसमें सेलवाल पाई जाती है वो सब प्लांट हो गए, पौधे, और जिनमें नहीं पाई जाएगी वो सब जंतु हो गए। तो एनिमैलिया के अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव पाए जाते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इन जीवों में पोषण प्राणी सम भोजन होता है। पोषण जो है प्राणी सम यानी होलोजोइक होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है, ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ अकोशिकीय जीव जैसे वायरस तथा वायरॉइड एवं लाइकन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। तो इसको ध्यान देना है कि वायरस, वायरॉइड, इन सबको 5 किंगडम सिस्टम में नहीं रखा गया है। अब आगे आ जाता है हमारा अभ्यास। तो अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।